हेलो डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं आपकी पीपीबी समरी सीरीज जहाँ मॉड्यूल बी में हमने लास्ट सेशन में यूनिट 25 किया था। आज के सेशन में हम यूनिट 26 करने चल रहे हैं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में इस पूरी यूनिट को समझ लिया जाए। लेट्स गेट गोइंग विद डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज़। देखिए समझिए, जब बैंक लोन देता है वो चाहता है कि उसके पास कोई सेफ गार्ड की तरह आपका कोई कोलैटरल पड़ा रहे कि जस्ट इन केस अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो इस प्रॉपर्टी से को बेचकर रियलाइज करा जाए अपने पैसे, जस्ट इन केस, है ना। तो बैंक मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की से ही सिक्योरिटीज चार्ज करी जा सकती हैं। वो कैसे कैसे करी जा सकती हैं आज के सेशन में उसी को समझने वाले हैं। कुछ कुछ बातें तो हम ऑलरेडी पीछे वाले यूनिट्स में भी कर चुके हैं, बट आज थोड़ी और डिटेलिंग में जाएंगे। बिफोर वी गेट फर्दर, लेट मी गिव यू अ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दो स्टेटमेंट से समझेंगे बेसिक बातें ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स होते हैं पर सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। कैसे? जैसे मान लेते मैंने कहा, मैंने आपको प्रपोज किया कि आप मेरे से ये पेन लेना चाहेंगे 2000 रुपये में। आपने कहा हाँ मैं लेना चाहूँगी। तो मैंने प्रपोजल किया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने एक ऑफर किया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों के बीच एक वादा हो गया जहाँ कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। मैं आपको पेन दे रही हूँ, आप मुझे पैसे दे रहे हैं। इस बात पे हमने अग्री कर लिया। बट ये अग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मतलब अग्रीमेंट ज़रूरी नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो, बट कॉन्ट्रैक्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट ज़रूर होंगे। अब एनफोर्सिबिलिटी क्या है? एनफोर्सिबिलिटी मतलब जैसे ये है मिस्टर एक्स गए फ्लिपकार्ट पे, उन्होंने ऑनलाइन कुछ सामान खरीदा और पेमेंट कर दी, बट सामान पहुंचा ही नहीं, गुड्स पहुंचे ही नहीं। तो क्या मिस्टर एक्स कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि ये एनफोर्सिएबल है। क्योंकि ये एनफोर्सिएबल है इसलिए कोर्ट ऑफ लॉ में जाया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर एक पापा अपने बेटे को बोलते हैं अगर तू अच्छे नंबर लेकर आएगा तो मैं तेरे को टैब दूंगा, और नहीं करते हैं, तो क्या बेटा पापा को कोर्ट ऑफ लॉ लेके जा सकता है? नहीं लेके जा सकता, क्योंकि ये एनफोर्सिएबल नहीं है। मतलब रीज़न कोई और हो सकता है, रीज़न कोई भी हो सकता है एनफोर्सिबिलिटी ना होने का। जैसे यहाँ पर है, ये लीगल रिलेशनशिप नहीं है, सोशल रिलेशनशिप है दो पार्टीज़ के बीच में। ऐसे तो घर में हम बहुत सारे वादे एक दूसरे से करते हैं, तो अगर सबको कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जाने लगे तो पता नहीं क्या होने वाला है ना। तो स्टेटमेंट पे पीछे जाते हैं। अगर किस सेक्शन 2B, हाँ प्रॉमिस, 2D कंसिडरेशन, 2E अग्रीमेंट और 2H में आपको कॉन्ट्रैक्ट बता रखा है। सेक्शन अपन को याद नहीं करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10 में एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताए हुए हैं, इसको भी समझ लेते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उसमें अग्रीमेंट चाहिए, फ्री कंसेंट चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के सर पे बंदूक रख के या फिर कोई किसी का अपनी विल से काम ना करना, है ना। मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाना या क्वेश्चन में आ जाना, किसी बाबा ने आपको कुछ बोल दिया था इसलिए आपने वो कर लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड एबल होते हैं। आप चाहें तो उसको जाकर कोर्ट से रद्द करा सकते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन होनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए काम किया तो मेरे लिए जाकर किसी को खून करके आओ। समथिंग इन रिटर्न हैज़ टू बी लॉफुल। पार्टीज कंपीटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, इससे कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। समबडी यूज ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हर कोई जना डिसक्वालीफाइड है लॉ के द्वारा तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो काम कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए। ये नहीं कि हम दोनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि चल चोरी करते हैं सीखिए और पैसे आधे आधे बांट लेंगे। अगर कोई भाग गया तो इस कोर्ट ऑफ लॉ में भी नहीं लेकर जा पाएंगे। ठीक है, लीगल रिलेशनशिप होना पड़ेगा। जैसे हमने फ्लिपकार्ट और मिस्टर एक्स का एग्जांपल लिया था। सोशल रिलेशनशिप में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। अग्रीमेंट, अगर कोई अग्रीमेंट स्पेसिफिकली बोल रखा है कि ये वॉइड ही है तो वो भी वैलिड नहीं होगा। कंसेंसस एट इडम मतलब मीटिंग ऑफ माइंड, जो मैं बेचना चाह रही हूँ वही आप खरीदना चाह रहे हैं। मान लेते हैं मैंने कहा मैं मारुति ऑल्टो बेच, मेरे पास दो गाड़ी है, ठीक है, मेरे पास दो गाड़ी है जिसमें एक मारुति ऑल्टो है, एक मारुति 800 है। मैं बेचना चाह रही हूँ 800, आपको लग रहा है कि आप खरीद रहे हैं ऑल्टो, तो क्या हमारी मीटिंग ऑफ माइंड हो रहा है? नहीं, कंसेंसस ऑफ फ्रीडम नहीं हो रहा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सर्टेन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, कितना, कौन सा तेल, अगर तेल ले रहे हैं तो कौन सा तेल, खिलौने तो कौन से खिलौने, कितने खिलौने, मेटल तो कौन सा मेटल, भाई साहब आपको सर्टेन होना पड़ेगा।
और केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना पड़ेगा। विकी कौशल तो बोल रहे हैं तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा, बट सितारे बांधना आसान है? मतलब इज इट पॉसिबल? आसान तो छोड़ो, पॉसिबल है क्या? जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। और अगर कहीं पर लीगल फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं, जैसे आपने कोई लैंड लिया और वहाँ पे स्टैंपिंग, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा लगता है, तो करना पड़ेगा। वैसे कॉन्ट्रैक्ट ओरल और रिटन दोनों हो सकते हैं, बट अगर कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से है कि उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज लगेंगी ही लगेंगी, तो यू हैव टू डू दैट। तो ये सारे रहे आपके एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि अब हमारे कोई बातें समझ आएंगे, मैं आगे कहीं भी कोई भी बात वॉइड एग्रीमेंट एक्सेट्रा से रिलेट करूँगी तो आपको आती होगी। ये आपके कंटेंट में नहीं बता रखा था जो पीछे मैंने बताया, बट आपके लिए रेलिवेंट था जानना। आइए टाइप्स ऑफ चार्ज समझते हैं। चार्ज के कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास? असाइनमेंट, लियन, सेट ऑफ, हाइपोथिकेशन, प्लेज, मॉर्गेज, एप्रोप्रिएशन। इनमें से कुछ भी नया नहीं है, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। जैसे एप्रोप्रिएशन के बारे में, असाइनमेंट के बारे में तो हमने लास्ट सेशन में ही बात करी थी, जब मैं आपको इंश्योरेंस वाली स्टोरी सुनाई थी यूनिट 25 में, है ना। चलिए आइए समझते हैं फटाफट से, विदाउट एनी फर्दर अडूज लेट्स गेट गोइंग विद असाइनमेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कोई जने ने लोन लेना है बैंक से और अपने उसने इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी है, साइन कर दी है, क्योंकि वो प्रीमियम दे रहे थे, जस्ट इन केस डिफॉल्ट करते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी इनके नाम चल जाएगी, क्लेम जो है वो बैंक के नाम चल जाएगा जिन्होंने लोन दिया था। तो ये प्रोसेस हो गया असाइनमेंट का। ये भी एक तरीका है सिक्योरिटीज़ को चार्ज करने का। ठीक है, फिर लियन है। लियन में एक राइट क्रिएट हो जाती है और यहाँ से बन रखा है मैकमिलन में एमसीक्यू। लियन से क्या हो रहा है? लियन लेसे फॉर एग्जांपल, लियन क्या हो रहा है, मान लेते हैं मैं आपके पास आई अपना सामान लेकर, कपड़े लेके आई, आप टेलर और मैं सामान कपड़े देकर चली गई। ठीक है, अब आपने बोला कि ये कपड़े मैं तब दूंगा जब मेरे 500 रुपये जो मैं चार्ज लेता हूँ सूट सिलने की वो मेरे को दोगे। जब तक मैं नहीं दूंगी तब तक आपका राइट क्रिएटेड है, लियन क्रिएटेड है उस प्रॉपर्टी में। जब तक मैं पैसे नहीं दूंगी आपका यहाँ पर लियन क्रिएट हो गया, राइट क्रिएट हो गया। ऐसे बैंक का भी हो जाता है लियन क्रिएट अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एब्सोल्यूट राइट दी हुई है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जस्ट अभी अभी हमने बात करी है। ठीक, फिर बात करते हैं सेट ऑफ। मान लेते हैं मैंने आपके देने हैं 100 रुपये, आपने मेरे देने हैं 500 रुपये। तो इंस्टेड ऑफ मी गिविंग यू 100 एंड देन यू गिविंग मी 500, चलो सेट ऑफ कर लेते हैं, आप मुझे सिर्फ 400 रुपये ही दे दो। यही सेट ऑफ हो रहा है। सेट ऑफ क्या है? टोटल या पार्शियल मर्जिंग कर रहे हैं हम क्लेम की अगेंस्ट काउंटर क्लेम्स। ठीक, फिर बात करते हैं हाइपोथिकेशन की। हाइपोथिकेशन जो है यहाँ पर एग्जैक्ट पोजेशन नहीं जाती है प्रॉपर्टी की, और यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। हाइपोथिकेशन जैसे कि गाड़ी हाइपोथिकेट करके आप लोन ले लेते हैं, दिस इज हाउ हाइपोथिकेशन वर्क। और हाइपोथिकेशन हमको सरफेसी 2002 के अंदर बता रखा है। सरफेसी ऑल्सो इज टेकन केयर इन 29th यूनिट ऑफ योर मॉड्यूल बी। ठीक है, हाइपोथिकेशन क्या है? चार्ज जब बना रहे हैं किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में, ध्यान रखिएगा प्लेज और हाइपोथिकेशन मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी होता है। प्लेज आ गया है, देखिए मैंने जस्ट अभी मेंशन किया कि मूवेबल प्रॉपर्टी पर प्लेज होता है, हाइपोथिकेशन मूवेबल पे होता है, इमूवेबल पर प्लेज नहीं लगता है। इमूवेबल पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर मॉर्गेज लगता है, और हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉर्गेज दे रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। इमूवेबल पे प्लेज नहीं लगता है, मूवेबल पर लगता है। बेसिकली क्या होता है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हम गिरवी रख देते हैं एज अ कोलैटरल, एज अ सिक्योरिटी टू ऑब्टेन लोन। और ये जो प्लेज कर रहे हैं, जो ये प्लेज कर रहे हैं बिटवीन द पॉनर एंड द पॉनी या प्लेजर एंड द प्लेजी, यही फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग लोन, ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, यही है प्लेज एज अ अगेन क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी। ठीक, फिर बात करते हैं मॉर्गेज के बारे में। मॉर्गेज में हम गिरवी रखकर अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखें, इमूवेबल लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में बात करी थी, है ना, जब हम यूनिट 25 में लैंड और बिल्डिंग रख के लोन ले रहे थे, है ना। मॉर्गेज इस तरीके से क्रिएट होता है, मूल प्रॉपर्टी रख देते हैं गिरवी और पैसे ले लेते हैं। बट मॉर्गेजेस 6 तरीके के होते हैं। कौन कौन से 6 तरीके हैं, आइए क्विकली समझ लेते हैं। तो बेसिकली मॉर्गेज में इंटरेस्ट जाता है, बंडल ऑफ राइट्स, और ओनरशिप नहीं जाती है, जो कि सेल में चली जाती है, एब्सोल्यूट राइट टू एलिमिनेट। जैसे मिस्टर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन ले लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट जो डीड है इसके अकॉर्डिंगली बोला कि मैं आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस दूंगा, आप मुझे प्रिंसिपल दे दो।
ठीक है, जो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है यही मॉर्गेज मनी है, यही मॉर्गेज मनी है। ये पूरा प्रोसेस में ये बन गए मॉर्गेजर और ये बन गए मॉर्गेजी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ मॉर्गेज के बारे में। सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, यहाँ पर ओनरशिप और पोजीशन तो मॉर्गेजर के पास ही रहती है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो ट्रांसफर कर रहा है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग लोन। बट इंटरेस्ट या राइट टू सेल चला जाता है मॉर्गेजी के पास कि अगर आपने डिफॉल्ट किया तो मैं आपकी प्रॉपर्टी बेच के पैसे रिकवर कर लूँगा। ये काफ़ी कॉमन है इंडिया में, और इस केस में जो लेंडर बन जाता है वो होता है सिंपल मॉर्गेजी। फिर बात करते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। यहाँ पर जो मॉर्गेजर है कंडीशनल सेल हो रखी होती है कि भाई अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया तो ये सेल जो है वो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो वापस मतलब ये सेल जो है वॉइड हो जाएगी। इन दैट केस ये सेल जो है वो वॉइड हो जाएगी। और वॉइड हमको समझ में आता है क्योंकि अभी हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बेसिक बातें समझ कर आए हैं। फिर बात करते हैं यूसुफरुक्चरी मॉर्गेज की। यहाँ पर जो मॉर्गेजर है वो इस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी या तो अभी या तो किसी फ्यूचर डेट में ट्रांसफ़र कर देता है, और इस प्रॉपर्टी से जो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से अगर कोई भी रिसीवेबल रेंट्स है वो भी इस लेंडर के पास ही चले जाते हैं। और इस टाइप के मॉर्गेज को हम बोलते हैं यूसुफरुक्चरी मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज इंडिया में नहीं लगता है, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉर्गेज जहाँ पर ऑन डे ऑफ बोरोइंग उसी समय ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, ओनरशिप ही ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, और रिकन्वे होता है जस्ट जब पूरा लोन चुकाया जाता है तो प्रॉपर्टी वापस इनके पास पहुंच जाती है। ये हमारे इंडिया में लगता नहीं है। इक्विटेबल मॉर्गेज, इसको मॉर्गेज बाय ट्रांसफ़र ऑफ मॉर्गेज डीड भी कहते हैं, ऑफ टाइटल डीड भी कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने प्रॉपर्टी के कागजात गिरवी रख देते हो टू टेक लोन, है ना। ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा इंडिया में यही यूज़ होता है। फिर एनामुलस मॉर्गेज, जो ऊपर कहीं भी नहीं फॉल करता वो एनामुलस मॉर्गेज में करता है। यहाँ पर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मॉर्गेज होता है, बट कौन सा नहीं होता है, इक्विटेबल मॉर्गेज नहीं होता है, एक्सेप्ट मतलब मान लेते हैं सिंपल मॉर्गेज और यूसुफरुक्चरी मॉर्गेज का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो एनामुलस मॉर्गेज है, एक्सेप्ट इक्विटेबल। ठीक है, दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। एंड नाउ वी गो टू राइट टू एप्रोप्रिएशन। राइट टू एप्रोप्रिएशन क्या है, मान लेते हैं इस मिस्टर एक्स ने पहले गाड़ी का लोन लिया बैंक से, फिर घर का लोन लिया, फिर पर्सनल लोन लिया। अगर क्लियर इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं कि मैं पैसे जो बैंक में डाल रहा हूँ किसकी लोन को बकाया करने के लिए डाल रहा हूँ तो वही चलेगा। बट अगर क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा है तो राइट टू एप्रोप्रिएशन में जो लोन पहले दिया गया था उसकी अगेंस्ट जो पेमेंट आ रही है मिस्टर एक्स के थ्रू, वो पहले उस लोन के अगेंस्ट एप्रोप्रिएट की जाएगी जो पहले लिया गया था, फिर दूसरा और फिर तीसरा। एम आई क्लियर? दिस इज हाउ राइट टू एप्रोप्रिएशन वर्क्स माय डियर बैंकर्स। अब चार्जेस को रजिस्टर कराना पड़ता है, जी हाँ चार्जेस को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो चार्ज क्या है, चार्ज हमारे को कंपनीज एक्ट के अंदर बता रखा है, यहाँ से बनता है एमसीक्यू की चार्ज किधर बता रखा है ना, एमसीक्यू यहीं से बन जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर चार्ज बताया हुआ है। अब चार्जेस हमारे पास दो तरीके के हैं, एक फिक्स चार्ज, एक फ्लोटिंग चार्ज। जब किसी फिक्स असेट पे जैसे कि प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा जो फ्लक्चुएट नहीं करती है वो गिरवी रख के लोन लिया जाता है तो बोलते हैं फिक्स चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं। ठीक, बट जब कोई ऐसी चीज़ को रख के आप लोन लेते हैं जो चेंज हो सकती है जैसे कि स्टॉक, है ना, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्जेस। और ये फ्लोटिंग चार्जेस क्रिस्टलाइज हो जाते हैं जब जो लोन है और जो ये बैकिंग अप है कोलैटरल है वो फिनिश हो जाता है। ठीक जी, और इसी के साथ गाइज वी कम टू द एंड ऑफ यूनिट 26। आई विल सी यू अगेन विद यूनिट 27। आप हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। लेते हैं आपसे अलविदा, बाय बाय।